हेलो एवरीवन, वेरी वॉर्म वेलकम टू माय चैनल लर्निंग विद कोमल। तो आज की वीडियो में हम सेक्शन 115 सी से लेकर 115 आई को कवर करेंगे। तो जैसे कि मैं आपको बता दूं, इससे पहले हमने नॉन रेजिडेंट असेसी के लिए जो भी हम टैक्सी कंप्यूटेशन करते हैं उससे रिलेटेड जितने भी सेक्शंस थे वो हमने कवर किए, और आज हम अपने सारे सेक्शंस कवर कर लेंगे। इस वीडियो में कंप्लीट हो जाएंगे और देन हम अपना प्रैक्टिकल क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल एंड यूज़फुल होने वाली है। वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें, और चैनल पर सब्सक्राइब, अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो, सबसे पहले हमें गिवन है स्पेशल प्रोविज़न रिलेटिंग टू टैक्सेशन ऑफ इनकम फ्रॉम सर्टेन स्पेसिफाइड एसेट्स इन केस ऑफ नॉन रेजिडेंट इंडियंस, कि कुछ स्पेशल प्रोविजंस हैं टैक्सेशन के जो कि नॉन रेजिडेंट की कुछ ऐसी एसेट्स से रिलेटेड है। उन स्पेसिफाइड एसेट से अगर नॉन रेजिडेंट असेसी को अगर इनकम होती है तो उस पे जो है टैक्सेशन के लिए क्या प्रोविज़न है वो हम स्टडी करेंगे। और ये हमारे असेसमेंट ईयर 21 to 22 का है। और सबसे पहले हम बात करेंगे सेक्शन 115 सी से लेकर 115 आई की, कि सेक्शन 115 सी से लेकर आई इन द इनकम टैक्स एक्ट हैव बीन इंसर्टेड विद द व्यू टू एनकरेज द फ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेमिटेंसेस इनटू इंडिया। मतलब कि ये जो सेक्शंस आए हैं ये रेमिटेंसेस को जो है एनकरेज करने के लिए आए, कि हाँ भाई जितना ज़्यादा हो सके फॉरेन एक्सचेंज जो है वो इंडिया में आना चाहिए। इस चीज़ को एनकरेज करने के लिए ये सेक्शंस आए हैं। तो इन्वेस्टमेंट में मतलब इंडिया में ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेन एक्सचेंज आए, इन्वेस्टमेंट हो, रेमिटेंसेस ज़्यादा हो, मतलब ज़्यादा पैसा इंडिया में आए और फॉरेन एक्सचेंज ज़्यादा आए नॉन रेजिडेंट इंडियंस के द्वारा, यानी कि एनआरआई के द्वारा। तो नॉन रेजिडेंट इंक्लूड नॉन रेजिडेंट इंडियन सिटीज़न। नॉन रेजिडेंट में हम क्या क्या इंक्लूड कर रहे हैं? नॉन रेजिडेंट इंडियंस में हम नॉन रेजिडेंट इंडियन सिटीज़न को भी इंक्लूड कर रहे हैं, और साथ में फॉरेन नेशनल्स ऑफ इंडियन ओरिजिन, जो फॉरेन नेशनल्स हैं इंडियन ओरिजिन के जो कि रेजिडेंट नहीं है इंडिया के, ठीक है, उनको भी हम इसमें इंक्लूड करेंगे। तो अब क्या क्या मेन प्रोविज़न है इस सेक्शंस के वो पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमें गिवन है कि टैक्स ऑन इनकम फ्रॉम फॉरेन एक्सचेंज एसेट, कि फॉरेन एक्सचेंज एसेट्स से इनकम हुई और उस पर हमें जो है टैक्स जो है लगाना है। तो नॉन रेजिडेंट इंडियन के केस में अगर कोई इनकम डिराइव हुई है फॉरेन एक्सचेंज एसेट की वजह से, तो उस पर टैक्स जो है वो 20% का लगेगा फ्लैट रेट पर, ठीक है। 20% टैक्स पे करना पड़ेगा उस इनकम पर। और फॉर द पर्पस ऑफ दिस स्पेशल प्रोविजंस, मतलब इन स्पेशल प्रोविजन का पर्पस ये है कि फॉरेन एक्सचेंज एसेट विल मीन एनी स्पेसिफाइड एसेट। मतलब फॉरेन एक्सचेंज एसेट का क्या मतलब है? कोई भी स्पेसिफाइड एसेट जो कि एक्वायर की गई है या परचेज की गई है या सब्सक्राइब की गई है, किसके द्वारा? एनआरआई के द्वारा, नॉन रेजिडेंट इंडियन के द्वारा, फॉरेन करेंसी में, इन अकॉर्डेंस विद द फेमा 1999 के रूल्स के अकॉर्डिंग। तो अब वो स्पेसिफाइड एसेट्स क्या हैं जिनमें एक नॉन रेजिडेंट असेसी इन्वेस्टमेंट करता है और ज़्यादा से ज़्यादा पैसा इंडिया में आता है, और उस पे जो इनकम होती है उस नॉन रेजिडेंट इंडियन को, उस पर वो टैक्स पे करता है 20% रेट से। तो अब हम वो पता लगाएंगे कि वो स्पेसिफाइड एसेट्स कौन सी हैं। तो नंबर 1 है शेयर्स इन एन इंडियन कंपनी, कि नॉन रेजिडेंट इंडियन ने किसी इंडियन कंपनी के शेयर परचेज किए हुए हैं, किसी इंडियन कंपनी के शेयर एक्वायर किए हुए हैं, और वहाँ से उसको अगर इनकम हो रही है तो उस इनकम पर 20% का टैक्स लगेगा। उसके बाद डिबेंचर्स इशूड बाय अ पब्लिक लिमिटेड इंडियन कंपनी, कि किस इंडिया की पब्लिक लिमिटेड कंपनी ने डिबेंचर इशू किए हैं, और वो डिबेंचर किसने
किसने खरीद रखे हैं? वो डिबेंचर नॉन रेजिडेंट इंडियन ने खरीद रखे हैं, यानी कि उन्होंने उसमें इन्वेस्टमेंट की हुई है। तो वहाँ से अगर कोई इनकम होती है नॉन रेजिडेंट इंडियन को तो टैक्स लगेगा। उसके बाद डिपॉजिट विद द पब्लिक लिमिटेड इंडियन कंपनी, कि कोई डिपॉजिट्स की है पब्लिक लिमिटेड कंपनी, इंडिया की ही पब्लिक लिमिटेड कंपनी में कोई डिपॉजिट की हुई है उसने, वहाँ से अगर उसको कोई इनकम हो रही है, लाइक इंटरेस्ट पेमेंट हम बोल सकते हैं, इंटरेस्ट की इनकम हो रही है, तो वो उस पर जो है टैक्स लगेगा। कुल मिला के ये सारी जो है वो स्पेसिफाइड एसेट के अंतर्गत आएंगे, ये सारी जो इनकम्स हैं। उसके बाद सिक्योरिटीज ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, कोई सेंट्रल गवर्नमेंट की सिक्योरिटी परचेज की गई है, सिक्योरिटी एक्वायर की हुई है नॉन रेजिडेंट इंडियन ने, तो अगर वहाँ से उसको इनकम होती है तो उसको यहाँ टैक्स पे करना पड़ेगा 115C के तहत। उसके बाद एनी अदर एसेट विच द सेंट्रल गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट स्पेसिफाई इन दिस बिहाफ, या फिर इसको हम बोल सकते हैं ऐसी कोई और एसेट जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला हुआ है कि हाँ ये जो है इस बिहाफ में होगी, मतलब इस पर्टिकुलर एसेट को 115C के अंतर्गत स्पेसिफाइड एसेट की श्रेणी में रखा जाएगा, तो वो भी इंक्लूड होएगा। तो अब बात करते हैं कंप्यूटेशन ऑफ इनकम की, कि इनकम कैसे कंप्यूट करेंगे। तो इन कंप्यूटिंग द इनकम ऑफ अ नॉन रेजिडेंट इंडियन, कि जब हम नॉन रेजिडेंट इंडियन की इनकम को कंप्यूट करेंगे फ्रॉम एनी फॉरेन एक्सचेंज एसेट, तो नो डिडक्शन विल बी अलाउड, किसी भी प्रकार की डिडक्शन नहीं दी जाएगी। और साफ साफ बोल दिया गया है कि फर्दर वेयर द GTI यानी कि ग्रोस टोटल इनकम कंसिस्ट ओनली फ्रॉम फॉरेन एक्सचेंज एसेट, मतलब GTI में सिर्फ और सिर्फ फॉरेन एक्सचेंज एसेट ही अगर दी गई है और इनकम बाय वे ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो, या जैसे कि भाई जब एसेट्स का हम ट्रांसफ़र करते हैं तो उस वजह से जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है तब भी कोई डिडक्शन नहीं दी जाएगी, 80C से 80U के तहत कोई डिडक्शन नहीं मिलेगी। उसके बाद फर्दर अगर हम बात करें तो द असेसी शैल नॉट बी एंटाइटल टू टेक द इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, तो इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन भी वो नहीं ले सकता, यानी कि जो भी उसका उस टाइम पे जो कॉस्ट थी वही लगेगा, ठीक है। इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन भी नहीं लेगा, ना ही वो इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट को लेगा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन के बदले, मतलब जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है उसी को ही लेना पड़ेगा। कहने का ये मतलब है कि जितने की भी वो सिक्योरिटी उसने परचेज की थी वही उसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कहलाएगी, और जितना भी उसने इम्प्रूवमेंट पे लगाया वो उसका कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट कहलाएगा उस पर्टिकुलर एसेट का। इंडेक्स को नहीं गिनना हमने, मतलब इंडेक्स को हम कंसीडर नहीं करेंगे, इंडेक्स टेबल को। उसके बाद इफ द GTI इंक्लूड एनी इनकम अदर देन, इसके अलावा अगर कोई इनकम होती है, विल बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम द इनकम एंड, मतलब इन इनकम के अलावा अगर कोई इनकम होती है तो द डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C to 80U विल बी अलाउड, तो हम जो है 80C से 80U की डिडक्शन दे देंगे अगर इसके अलावा अगर कोई होती है, ठीक है। तो ये था 115D। उसके बाद ट्रीटमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स, ट्रीटमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स की बात करें तो हम किस तरीके से एक नॉन रेजिडेंट इंडियन का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को ट्रीट करेंगे, उसके साथ हम क्या करेंगे, कहने का ये मतलब है। तो रेट ऑफ टैक्स जो है वो लगेगा सीधा 10% का, ये हमने पहले भी पढ़ा है। एग्जेम्पशन की बात करें तो अगर मतलब छूट, टैक्स में छूट भी मिलेगी, तो उसके बारे में ये बोला गया है कि इफ द नेट प्रोसीड रियलाइज्ड ऑन द ट्रांसफर ऑफ एनी फॉरेन एक्सचेंज एसेट आर री इन्वेस्टेड बाय नॉन रेजिडेंट इंडियन विद इन 6 months in any other specified asset or in any saving certificates notified by central government for the purpose of clause B। इसके कहने का ये मतलब है कि अगर कोई इनकम हुई, किस वजह से इनकम हुई, कि भाई फॉरेन एक्सचेंज एसेट का ट्रांसफर कर दिया, यानी कि उसको एक तरीके से हम बोल सकते हैं सेल कर दिया, तो वहां से जो पैसा मिला, अगर उस पैसे को नॉन रेजिडेंट इंडियन री इन्वेस्ट कर देता है, यानी कि दोबारा से इन्वेस्टमेंट कर देता है उस पैसे की, विद इन 6 months 6 महीनों के अंदर अंदर,
किसी दूसरी स्पेसिफाइड एसेट में या फिर किसी दूसरी सेविंग सर्टिफिकेट में जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा नोटिफाई है, तो उसको सेक्शन 10 के अंतर्गत होल कैपिटल गेन विल बी एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स, मतलब उसको टैक्स में छूट मिल जाएगी। कहने का ये मतलब है कि अगर उसने कोई अपना फॉरेन एक्सचेंज एसेट ट्रांसफर किया, सेल किया, तो वो जो अमाउंट मिली, मतलब कैपिटल गेन की अमाउंट हम बोल सकते हैं, अगर मिली, तो अगर वो उसको री इन्वेस्ट कर दे किसी दूसरी स्पेसिफाइड एसेट में, अभी हमने स्पेसिफाइड एसेट पढ़ी थी ना, कौन सी होती है स्पेसिफाइड एसेट्स, ये वाली स्पेसिफाइड एसेट्स, अगर वो इसमें री इन्वेस्ट कर देगा तो उसको जो है टैक्स में छूट मिल जाएगी, बट वो विद इन 6 मंथ्स करना होगा उसको, मतलब 6 महीनों के अंदर अंदर उसको करना होगा। फिर जो भी उसका कैपिटल गेन होगा वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा, उसको टैक्स पे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद बी पॉइंट, वेयर द कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट इज लेस देन द नेट प्रोसीड realized on the transfer of the foreign exchange asset, the proportionate capital gain will be exempt। इसका क्या मतलब है, जब न्यू एसेट की जो कॉस्ट है वो रियलाइज्ड अमाउंट से कम है, ठीक है, मतलब कहने का ये मतलब है अगर वो दूसरी एसेट को परचेज कर रहा है, ठीक है, दूसरी एसेट को अगर वो परचेज कर रहा है, यहाँ पे हमने ऊपर वाले ए वाले पॉइंट में क्या पढ़ा था कि वो री इन्वेस्ट करेगा, पढ़ा था नहीं, मतलब दूसरे स्पेसिफाइड एसेट में वो परचेज करेगा, ओके, ये हमने पढ़ा था। लेकिन अगर वो दूसरी कोई नई एसेट परचेज कर रहा है और वो उस पैसे से कम है जो उसने प्राप्त किए थे बेचकर, कहने का मतलब है यहाँ पे जब उसने बेचा था, फॉर एग्जाम्पल हम मान लेते हैं उसने बेचा था तो 1 लाख रुपए उसको मिले थे, राइट, एक यहाँ पे हम लगाते हैं, और री इन्वेस्टमेंट वो कर रहा है सिर्फ और सिर्फ 80,000 की, है ना, कम कर रहा है ना, तो इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में प्रोपोर्शनेट कैपिटल गेन को ही एग्जेम्प्ट किया जाएगा। कहने का ये मतलब है कि हम देखेंगे ना कि जितना उसने इन्वेस्ट करा, दोबारा से जितना उसने इन्वेस्ट करा उस पर, उस पर्टिकुलर अमाउंट पर कितना कैपिटल गेन बन रहा है, सिर्फ उसको एग्जेम्प्ट करेंगे, बाकी जो वो पैसा बचा रहा है उसको एग्जेम्प्ट नहीं करेंगे, मतलब उस पे उसको टैक्स पे करना पड़ेगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सेल ऑफ न्यू एसेट। ये है हमारा, ये हमारे सेक्शन 115E और F है, ठीक है। सेल ऑफ न्यू एसेट, वेयर द न्यू एसेट इज ट्रांसफर और कन्वर्टेड इनटू मनी, कि अगर हमने एसेट को ट्रांसफर कर दिया या एसेट का कन्वर्जन कर दिया मनी में, पैसों में, विद इन 3 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स एक्विजिशन, मतलब जब वो खरीदी थी उसके 3 सालों के अंदर अंदर अगर हमने उस एसेट का ट्रांसफर कर दिया या उस एसेट का, न्यू एसेट की बात हो रही है यहाँ पे, न्यू एसेट की, ठीक है, न्यू एसेट का ट्रांसफर अगर हमने कर दिया, उसको कन्वर्ट कर दिया, और तो द कैपिटल गेन अराइजिंग फ्रॉम द ट्रांसफर ऑफ द ओरिजिनल फॉरेन एक्सचेंज एसेट exempted from tax on the basis of the acquisition of new asset will be deemed to be the long term capital gain। तो यहाँ पे बोला गया है कि जब उसने न्यू एसेट परचेज करी, मतलब जो ओरिजिनल वाली थी फॉरेन एक्सचेंज एसेट, उसको बेचा था उसने, है ना, बेचा था ना, ए पॉइंट में बेचा था, उसके बाद उसने बी पॉइंट में उसी जितने पैसे मिले उसने उसको री इन्वेस्ट करा। अब इन्होंने यहाँ पे बोला है कि उस न्यू एसेट को भी उसने बेच दिया, नॉन रेजिडेंट इंडियन ने वो जो न्यू एसेट खरीदी थी ना उसको भी बेच दिया, उसको भी ट्रांसफर कर दिया, उसको भी कन्वर्ट कर दिया मनी में, विद इन 3 ईयर करा है, तो क्या होगा, जो भी कैपिटल गेन अराइज होगा, जो भी कैपिटल गेन अराइज होगा ओरिजिनल फॉरेन एक्सचेंज एसेट से, एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स, वो टैक्स से एग्जेम्प्ट होगा किस बेसिस पर, न्यू एसेट जब उसने एक्वायर की थी उस बेसिस पर। तो द एक्विजिशन ऑफ द न्यू एसेट विल बी डीम्ड टू बी द लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। जो भी न्यू एसेट का उसने एक्विजिशन करा है
वही जो है उसकी क्या मानी जाएगी, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन मानी जाएगी और उस पर टैक्स उसका लगेगा। ठीक है, कहने का ये मतलब है कि उसको जो है 1 लाख की मान लो उसने एसेट बेची थी ओरिजिनल और री इन्वेस्ट करी जितनी भी उसने न्यू एसेट को, तो न्यू एसेट को खरीदने के लिए जितने पैसे उसने लगाए थे ना, उसी को ही हम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन मान लेंगे। क्यों? क्योंकि उसने न्यू एसेट को बेच दिया ना, उसने न्यू एसेट को बेच दिया 3 साल के अंदर अंदर ही, तो हम उसको किस बात की एग्जेम्पशन दें? हम इसीलिए उसकी वो एग्जेम्पशन खारिज कर देंगे। हम क्या कहेंगे कि भाई जो तूने न्यू एसेट जितनी की भी एक्वायर की थी ना, ऑब्वियसली वही तेरा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन था और उसी पर तुम्हारा जो है टैक्स लगेगा, तो चार्जेबल टू टैक्स होगा। क्यों? क्योंकि उसने एग्जेम्पशन किस बात की ली थी कि हाँ भाई वो दोबारा से इन्वेस्ट करेगा उस किसी स्पेसिफाइड एसेट में, है ना। बट अब क्योंकि उसने वो 3 साल के अंदर अंदर वो न्यू एसेट बेच दी, तो एग्जेम्पशन किस बात की, इसीलिए फिर वो एग्जेम्पशन नहीं होगी। फिर जितने की उसने वो न्यू एसेट खरीदी थी उसको हम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन मानेंगे और उस पर हम टैक्स लगाएंगे, वो टैक्सेबल होगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सेक्शन 115G। और यहाँ पे बोला गया है कि टैक्स जो है वो लगेगा 20% का, कि टैक्स ऑन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अदर देन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन फॉरेन एक्सचेंज एसेट। अगर इसके अलावा फॉरेन एक्सचेंज एसेट के अलावा कोई दूसरा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है उस पर 20% का लगता है। यहाँ पे नोट दे दिया गया है, सिर्फ यहाँ पे फॉरेन एक्सचेंज एसेट वाले लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की बात की जा रही है जिसपे जो है टैक्स लगेगा 20% का। उसके बाद रिटर्न ऑफ इनकम की बात करें तो रिटर्न ऑफ इनकम नॉट टू बी फाइल्ड इन सर्टेन केसेस, तो ये तो हम पढ़ते हुए आ ही रहे हैं कि अगर टीडीएस कट जाता है तो एसएससी को रिटर्न फाइल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती सेक्शन 139 सब सेक्शन 1 के अंतर्गत। बट क्योंकि अब इन्होंने यहाँ पे कुछ केसेस बताए हैं जिसमें रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करना ज़रूरी नहीं है, वो कौन से केसेस हैं? तो इन केस वेयर अ नॉन रेजिडेंट इंडियन हैज़ इनकम ओनली फ्रॉम अ फॉरेन एक्सचेंज एसेट या फिर इनकम बाय वे ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अराइजिंग ऑन ट्रांसफर ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एसेट, मतलब कि इनकम हो रही है फॉरेन एक्सचेंज एसेट की वजह से या फिर फॉरेन एक्सचेंज एसेट को बेचने या ट्रांसफर करने की वजह से। तो अगर उन पे टीडीएस कट जाता है तो नॉन रेजिडेंट इंडियन एसएससी को फाइल करने की ज़रूरत नहीं है रिटर्न। ये सब में यही पॉइंट है, तो ये हम ध्यान रखेंगे। उसके बाद अवेलेबिलिटी ऑफ बेनिफिट इन सर्टेन केसेस इवन आफ्टर द असेसी बिकम्स रेजिडेंट, कि बेनिफिट कौन कौन से ऐसे अवेलेबल रहेंगे कुछ केसेस में इवन आफ्टर द असेसी बिकम्स रेजिडेंट, कि अगर मान लो असेसी रेजिडेंट भी बन जाता है फिर भी क्या उसके बेनिफिट की अवेलेबिलिटी रहेगी, वो हम पढ़ेंगे। तो इन द केस ऑफ अ नॉन रेजिडेंट इंडियन हु बिकम रेजिडेंट इन इंडिया इन अ सब्सिक्वेंट ईयर, कि मान लो कि नॉन रेजिडेंट इंडियन जो है वो इंडिया का रेजिडेंट बन जाता है सब्सिक्वेंट ईयर्स में, तो द स्पेशल प्रोविजन विल कंटिन्यू टू अप्लाई, मतलब ये जो स्पेशल प्रोविजन बने हुए हैं ये कंटिन्यूसली अप्लाई रहेंगे, तो ये बेनिफिट होगा। ठीक है, ये बेनिफिट होगा भले ही वो नॉन एनआरआई रेजिडेंट भी क्यों ना बन जाए, लेकिन ये जो स्पेशल प्रोविजंस है वो कॉन्टिन्यूसली अप्लाई रहेंगे। ये सेक्शन 115H है हमारा। ओके, तो लिखा हुआ है साफ साफ, द स्पेशल प्रोविजन विल कंटिन्यू टू अप्लाई इन रिलेशन टू दीज इनकम अंटिल द ट्रांसफर और कन्वर्जन इनटू मनी ऑफ सच एसेट। यहाँ पे साफ साफ बोल दिया गया है जब तक आप उन एसेट्स का ट्रांसफर या कन्वर्जन मनी में नहीं कर लेते तब तक आपको ये बेनिफिट उसको जो है मिलते रहेंगे। सेक्शन 115H ये बोलता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सेक्शन 115I, तो नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ द प्रोविजन। तो सेक्शन 115H में अप्लाई हो रहे थे स्पेशल प्रोविजंस, 115I में प्रोविजंस जो है वो एप्लीकेबल नहीं हो रहे,
तो इसका क्या मतलब है कि ए नॉन रेजिडेंट इंडियन में ऑप्ट दैट, मतलब नॉन रेजिडेंट इंडियन जो है वो चूज कर सकता है, क्या चूज कर सकता है, द स्पेशल प्रोविजन रिलेटिंग टू टैक्सेशन ऑफ द इन्वेस्टमेंट इनकम, कि जो भी स्पेशल प्रोविजंस हैं टैक्सेशन से रिलेटेड या इन्वेस्टमेंट इनकम से रिलेटेड या फिर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स, तो एट फ्लैट रेट शुड नॉट अप्लाई टू हिम। तो यहाँ पे अगर बोला गया है कि हाँ जी, तो सेक्शन 115I क्या बोलता है कि नॉन रेजिडेंट इंडियन असेसी के पास ये ऑप्शन होता है कि वो इन प्रोविजंस के तहत अपनी जो है टैक्स पे करे, और वो नहीं भी कर सकता, वो उसकी मर्जी पे होता है। अगर वो इन स्पेशल प्रोविजन के अंतर्गत टैक्स पे नहीं करता तो उसको जनरल प्रोविजंस के अंतर्गत टैक्स पे करना होगा। सिंपल सी ये बात बोली गई है कि अगर वो इन स्पेशल प्रोविजन के अंतर्गत टैक्स पे नहीं करना चाहता, वो नहीं करना चाहता, तो वो उसकी मर्जी है। तो अगर वो ऐसा नहीं करता तो जो भी जनरल प्रोविजन है उसको उसके अंतर्गत टैक्स पे करना होगा। तो 115I में ये है। तो ये थे हमारे सेक्शन 115C से लेकर 115I। उसके बाद हम आने वाली वीडियो में इस प्रैक्टिकल क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।